हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का मैं सॉल्व करवा रही थी लैंग्वेज पेडागोजी का, जिसका कि पेपर कोड है COQP05। इस सीरीज़ का ये आखिरी प्रीवियस ईयर होने वाला है बिकॉज ये पार्ट डी है। इससे पहले पार्ट ABC आ गया है और पार्ट डी मोस्ट अवेटेड होगा बिकॉज यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये BHU और DU दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको जो पार्ट ABC है, अगर PYQ का देखना है तो उसके लिए आप कहाँ विजिट करेंगे? हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे CUET DU BA 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ DU BEd से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कब कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या फ़ी है DU से अगर आपको BEd करना है। साथ ही साथ जो पेपर कोड्स का कन्फ्यूज़न है उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप डेली बाइट की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, ये DU और BHU दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑफकोर्स BHU की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में CUET BHU BA 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको BHU से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कितने सीट्स हैं, क्या फ़ी है, क्या क्राइटेरिया है, सभी चीज़। और साथ ही साथ यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं BHU BEd का तो उसकी क्या फ़ी है, कैसे क्लासेस चलेगी, कब क्लासेस चलेगी, क्या टाइमिंग है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो लेक्चर देख के आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कहाँ विजिट करना होगा? डेली बाइट्स की वेबसाइट पे। डेली बाइट की वेबसाइट पे विजिट करने के लिए या तो डायरेक्टली www.dailybites.in प्रेस करिए तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाएगा। नहीं तो सिर्फ डेली बाइट्स भी यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पे डेली बाइट ही आता है ना। आपको मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब जस्ट बिकॉज ये लैंग्वेज पेडागोजी है तो लैंग्वेज पेडागोजी का कोड क्या है? COQP05 BEd। लैंग्वेज पेडागोजी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पे आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते ही आपसे आपका लॉगिन डिटेल मांगेगा, तो आप यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस या यूज़र आईडी है उसे यहाँ पे डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये लॉगिन करके उसी मॉक पे ले जाएगा जिस मॉक को आप सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जिस पे आपने स्टार्ट एग्जाम क्लिक किया था। तो मैंने भी अपना डिटेल फिल कर दिया है। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है डेली बाइट्स पे तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रजिस्टर पे। खुद को पहले रजिस्टर करिए, देन आप साइन इन पे क्लिक करके साइन इन करिए। फिलहाल मैं क्योंकि रजिस्टर हूँ पहले से तो अब मैं लॉगिन करती हूँ अपना डिटेल फिल करने के बाद। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये वहीं पर ले जाएगा जिस मॉक पे आपने स्टार्ट एग्ज़ाम किया था। इसमें बहुत सारे वर्कशीट्स भी ऐड हो रहे हैं, आगे फर्दर भी ऐड होंगे। फिलहाल यहाँ पे बाय नाउ का आ रहा है, आप भी देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने इसे परचेस कर नहीं रखा है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो डेली बाइट्स पे मॉक है उसमें पहला जो मॉक है PYQ वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे फ्री लिखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी फ्री पे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपने जो इंस्ट्रक्शंस है उसे पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लीजिए, बेटर होगा। और नहीं पढ़ने का मन है तो कोई बात नहीं, आगे स्टार्ट एग्ज़ाम पे जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे कि हाँ मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जो कि एकदम आपको एग्ज़ाम का फील देगा। और आपको जैसा कि पता है कि पार्ट A जो था उसमें पहले 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, पार्ट B जो है वहाँ पे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं और पार्ट C जो है उसमें हमने 75 नंबर तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे? 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर। नाउ 76 से जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली संस्कृत के देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्स सिलेबस वाले वीडियो में मैंने कवर किया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि लगभग 25 क्वेश्चन संस्कृत के होते हैं। लेकिन आप लोग अभी देखेंगे ना, उस 25 में से कुछ क्वेश्चन हिंदी के होते हैं बट वो संस्कृत के टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके पूछा जाता है।
नाउ चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो चतुर्व संधि है, देखिए जब भी कोई संस्कृत का स्टूडेंट नहीं है ना, वो क्वेश्चंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो चतुर्व संधि होता है वो उपभेद विगते, तो वो किसका होता है? व्यंजन संधि का। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। लगभग ये हिंदी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है ये जो क्री प्लस त्रिच है ये किसका रूप है? कीम का मतलब क्या होता है? किसका रूप है? तो ये किसका रूप है? ऑप्शन नंबर सी, कर्ता का। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो ची धातु है, लोट लकार में यदि हम लोग चेक करें, ची धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुषस्य क्या होगा, उसका रूप क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ लोट लकार, लीट लकार सभी ची धातु के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ची धातु के वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। यहाँ पे पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है, फिर लट लकार लिखा है भूतकाल में, फिर लीट लकार, लोट लकार। हमसे क्या पूछा था कि लोट लकार में मध्यम पुरुष का जो धातु होता है वो क्या होता है? तो चीनू। देखिए सभी में चीनू है ना, तो चीनू हो जाएगा आंसर हमारा। ये वाला जो चार्ट है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी धातु के बारे में पूछे ना, यदि शब्द बदल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चीन धातु पूछा आपसे, कोई और धातु के बारे में पूछ दे तो सारी टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी। लट लकार में, लड लकार में, लिट लकार में, लोट लकार में, बस वहाँ पे क्या होगा? धातु चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो ची धातु है लोट लकार के मध्यम पुरुष में क्या होगी? चीनू, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि जो राजा है, राज्ञा का मतलब क्या हुआ? राजा। तो राज्ञा के समीप का सबसे नजदीक का शब्द कौन सा है? तो उपराजम। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आस्तिक दर्शनानी कति, यानी कि जो आस्तिक दर्शन के बारे में बात करते हैं वो कितने हैं? तो आप सभी को पता होगा कितने हैं? 60 यानी कि 6। कौन कौन से दर्शन होते हैं? न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिका दर्शन और वेदांत दर्शन, यानी कि टोटल 6 दर्शन हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि महाद्रुम लिखा हुआ है, इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान चासौ द्रुमः, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा महान चासौ द्रुमः। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है पुनः पुनः सेते। बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि पुनः पुनः सेते को क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं? सास्यते। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो जैमिनीय शाखा है वो किस वेद से संबंधित है? तो जैमिनीय जो शाखा होती है वो साम वेद से संबंधित है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को लग रहा होगा कि कहाँ से इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन है। तो देखिए संस्कृत है, वेद, पुराण, महाकाव्य इम्पोर्टेंट होगा ही, ठीक है। और जैमिनीय शाखा के बारे में इसलिए पूछा है क्योंकि सामवेद के बहुत सारे शाखाएं थे, लेकिन बहुत सी शाखाएं जो है लुप्त हो गई है। जस्ट बिकॉज जो लिखने का तरीका था, हम लोग क्या पेजेस पे लिखते थे? नहीं, अभी की तरह नहीं ना लिखते थे। पहले पत्तियों पे, चीज़ों में लिखा जाता था, जो कि कॉन्क्रीट वे में अभी तक सरवाइव नहीं कर पाई। तो बहुत सी हमारी जो वेद में लिखी हुई बातें थे लॉस्ट हो गई। तो सामवेद के अंदर 3-4 गिनकर शाखाएं बची है, उनमें से जैमिनीय शाखा के बारे में पूछ दिया। तो ऑफकोर्स 3-4 शाखा यदि है तो एक का पूछ ही सकता है ना, इसीलिए। तो ये मत सोचिए कि ऐसे ही किसी शाखा के बारे में पूछ लिया है, उसके बारे में पूछा है जस्ट बिकॉज ये लॉस्ट में बहुत कम नंबर्स में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध शब्द को छाटिए। तो देखिए यहाँ पे जेस्ट जो है ना वो सही लिखा हुआ है, इसके अलावा बाकी सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है सत सह सलीसीनता अस्ति। अब आप सोच रहे होंगे सब ये अब क्या है? तो बेसिकली देखिए, हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रामायण, महाभारत स्पेशली। अब यहाँ पे मैंने रामायण महाभारत कह दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? महाभारत। अब क्यों होगा? देखिए, जब महाभारत सबसे पहले जब बनी थी तो लगभग 8800 श्लोक थे उसके अंदर, और उसका नाम क्या था? जय संहिता।
बाद में क्या हुआ, उसकी जो संख्या थी श्लोकों की 8,800 से बढ़कर 24,000 हो गई। तो 24,000 होते ही ऑफकोर्स नाम में चेंजेस आया और नाम क्या हो गया इसका, भारत। फिर आगे क्या हुआ, गुप्ता काल जब आया, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते होंगे, उस टाइम अगेन श्लोकों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई और लगभग 1,00,000 श्लोक हो गए। 1,00,000 श्लोक हो गए तो उसे क्या कहा गया, सत्साहसलीसीनता। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसा कि मैंने कहा 25 संस्कृत के क्वेश्चन में कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी एडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुलसीदास, बिहारी, चिदम्बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछ रहा है कि कौन किस काल के कवि हैं या फिर लेखक हैं। तो देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तुलसीदास किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए का 4 दो ऑप्शंस में ए और सी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं बिहारी। ये जो बिहारी थे वो किस काल के थे, रीति काल के। अगेन दोनों में एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। देन चिदम्बरदाई का क्या हो जाएगा, आदिकाल। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे, वो आधुनिक काल के थे बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शंस ना ए और सी सेम दिया है, लेकिन एग्जाम में ए को करेक्ट माना गया था, बाकी सी भी करेक्ट है। आप देख सकते हैं ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 दोनों में ही है। तो लॉजिकली दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में ए को करेक्ट माना गया था। नाउ अब यहाँ पे डिस्कशन का कोई ये नहीं है कि इसे ही क्यों करेक्ट माना गया। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें या तो ड्रॉप कर दिया जाता है या तो इन सभी क्वेश्चंस के मार्क्स सभी को दे दिए जाते हैं। तो इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम आंसर किया आया था उसमें ए को करेक्ट माना गया था और बाद में सभी को इसके मार्क्स दे दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या कह रहा है, विश्वनाथेन, जो विश्वनाथ हैं बेसिकली उनकी यहाँ पे कौन सी ग्रंथ के बारे में चर्चा की गई है। या फिर अगर हिंदी में आपको समझना है तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया कि विश्वनाथ द्वारा लिखित कौन सी इनमें से एक पुस्तक है। तो कौन सी पुस्तक विश्वनाथ ने लिखी है, साहित्य दर्पण। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि संस्कृत है तो साहित्य दर्पणा हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है कि रीति काव्य की आत्मा है। रीति जो होती है वो काव्य की आत्मा होती है। ये किसने कहा है, काव्य की विशेषता के बारे में इन सभी में से किसने कहा है कि जो रीति है वो काव्य की आत्मा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वामनेन ने ये बात कही है कि जो रीति होती है वो काव्य की आत्मा होती है, यानी कि काव्य की विशेषता के बारे में बताया है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभिराज्य सौभूषणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः, यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें तो अभिराज्य सौभूषणम जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है। तो कौन है इसके रचनाकार, राजेंद्र मिश्र। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली एक मंत्र लिखा हुआ है। आप लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करते ही इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि ये जो मंत्र है बेसिकली ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो मंत्र है ना, ये कठोपनिषद जो है उससे लिया गया है ये मंत्र। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है। जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे ना उनको भी ये चीज़ का नॉलेज होगा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी जो संस्कार थे, 16 संस्कार है ना टोटल, उस 16 संस्कार को यहाँ पे लिखा गया है। अब इन 16 संस्कारों को शुरुआत से लेके अंत तक एक क्रम में अरेंज करना है बेसिकली। कौन कौन से संस्कार है, गर्भधारणम, नामकरणम, पुंसावनम, जातकर्णम, सीमंतोन्नयन। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, गर्भधारण होता है, फिर पुंसवनम होता है, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं सीमंतोन्नयन की ओर, तब जातकर्णम होता है और तब अंतिम में नामकरण होता है। इसे आप लोग लूसेंट के बुक में भी देख सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है इसे वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कथन दिए हुए 2 कथन, इसे आप लोग पॉज करके कथन को रीड करिए। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। बेसिकली जो 92 नंबर है उसमें कथन 1 जो है असत्य है, लेकिन जो कथन 2 है वो सत्य है।
इसे एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा पॉज करके। बाकी ऐसा नहीं है कि संस्कृत के क्वेश्चंस को संस्कृत के टर्मिनोलॉजी में ही रीड करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं संस्कृत के क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में कुछ ऐसे वक्ता लिखे हुए हैं, जैसे कि भविष्य पुराण जो है उसके वक्ता कौन थे, और इधर नाम लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली मैच करना है। अगर आपको पता है कि इसके वक्ता कौन थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक मैं बता देती हूँ, भविष्य पुराणस्य वक्ता कौन थे, तो हमारे अग्रिम देवः थे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बेसिकली यहाँ पे ना वैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल सूची 1 में क्या लिखा है कि कौन से शब्द को बोलते हुए आपके जो बोलने का तरीका है वो दंतम होता है, या फिर तरल होता है, या फिर वती होता है, या तशील होता है। तो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं सूची 2 में, हमें इसे क्या करना है, मैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो तशील है वो कौन है, इता कुता यता कहते हैं। तो हम लोग का जो टंग है ना वो तशील को टच करता है बेसिकली। दांतम कौन सा हो जाएगा, यदा तदा कदा, इन सभी वर्ड को जब हम लोग बोलते हैं ना तो हमारा दांत टच होता है, दांत में टंग टच होता है बेसिकली। तो इस तरीके से तरल और वती का भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है बेसिकली। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा है जो लास्ट के बेंच में बैठा हुआ और बहुत शरारत कर रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे, उसको क्लासरूम से बाहर कर देंगे, उसको फर्स्ट बेंच में बैठा देंगे। इन्हीं दोनों ऑप्शन में तो आपको आंसर मिल गया होगा कि उसको लाकर फर्स्ट बेंच में बैठा देंगे। बिकॉज उसको पीछे से बाहर कर देना क्लास से ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हो सकता है उस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं होगा तो उसको आप बाहर कर दिए तो खुशी हो जाएगा। फर्स्ट बेंच में बैठा देंगे तो आपके सामने अब वो बदमाशी करने से पहले सोचेगा। उसको शांत रखेंगे। शांत कब तक रहेगा, अगर कोई क्लास में बदमाशी कर रहा है जैसे कि ऑप्शन सी में लिखा है कि उसको शांत कर देंगे, तो शांत कब तक करेंगे, फिर उसको मौका मिलेगा फिर बदमाशी करेगा, या फिर उसके पेरेंट्स को या अपने हेड को सूचना देंगे। देखिए क्लासरूम आपकी है, आप किसी को सूचना देकर कुछ नहीं कर सकते, आपको ही टैकल करना है एट द एंड स्टूडेंट्स को, तो आपको ही सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो जितने ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि उसको फर्स्ट बेंच में लाके बैठा देंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक जो शिक्षा होता है, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पे बच्चे आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरा सब चीज़ फॉर्मल वे में चल रहा है, यानी कि औपचारिक वे में चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। लेकिन यहाँ पे अनौपचारिक पूछ रहा है, तो अनौपचारिक शिक्षा का इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है, परिवार है। परिवार से हमें जो शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक होती है लेकिन अच्छी शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 97 नंबर के। यहाँ पे कह रहा है अगर आपके क्लास में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है, यानी कि बच्चा जो है वो देखने में सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में आप एज अ अध्यापक, एज अ टीचर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके क्लासरूम में कोई भी ऐसा चाइल्ड है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो आपको अपनी जो पढ़ाने की गति है थोड़ी सी स्लो कर देनी चाहिए, थोड़ी सी व्याख्या ज़्यादा करनी चाहिए। बिकॉज जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है उसका जो भी मेमोरी है वो कहाँ से वो गेन कर रहा है, सारी चीज़ें कहाँ से गेन कर रहा है, अपने ईयर से, क्योंकि वो सुन सकता है, वो देख नहीं सकता लेकिन वो सुन सब कुछ सकता है। तो अगर आप व्याख्या ज़्यादा करेंगे, अधिक व्याख्या करेंगे और आराम आराम से, एकदम तेज़ी से नहीं, चीज़ों को अच्छे से एलेबोरेट करते हुए पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएंगे, तो बच्चा चीज़ों को कैप्चर करने लगेगा और सुनकर रिटेन कर पाएगा। तो जब भी आपके क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है, तो आपको अपनी पढ़ाने की गति स्लो रखनी चाहिए लेकिन व्याख्या ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 98। यहाँ पे कह रहा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होता है। अब देखिए अभी यहाँ पे सब लोग बोलेंगे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई, आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर मैंने करवाया है ना। शिक्षा का सबसे ज़्यादा उद्देश्य जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जो एक उत्तम अध्यापक होता है इनमें से कौन सी क्वालिटी को वो रिटेन करता है। तो देखिए जो एक तरीके से उत्तम अध्यापक होता है ना, उसकी एक सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, वो हर वक्त अपने आप को लर्निंग स्टेज में रखता है। हमेशा जितना नॉलेज है ना उसके पास, उसको वो बढ़ाने की कोशिश करते रहेगा। बच्चों को पढ़ाते हुए खुद भी सीखता है, बच्चों को भी सिखाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है लैंग्वेज सीरीज के पेडागोजी की। यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरी तरह से समर्पण के साथ यदि कोई शिक्षक काम करता है तो उसको एज अ सीनियर आपको यदि प्रोत्साहित करना है तो क्या करेंगे। उसको एक अवार्ड देकर? नहीं, अवार्ड देने से क्या होगा। फिर आगे देखते हैं उसके वेतन में बढ़ोतरी करके। देखिए वेतन में बढ़ोतरी करने से मोटिवेशन आता है, लेकिन अगर कोई टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है ना तो उसका सैलरी फोकस नहीं होता, इसीलिए सैलरी देकर आप उसे खुश नहीं कर सकते। फिर क्या है, एक सम्मान समारोह की व्यवस्था करें उसे सम्मानित करने के लिए। अब देखिए पूरे एक स्कूल के सिस्टम में किसी एक टीचर के लिए एक सम्मान समारोह का व्यवस्था करना ये बहुत खर्चीला हो जाएगा, और बहुत चीज़ें जैसे सम्मान समारोह को ऑर्गेनाइज करके सिर्फ टीचर को अवार्ड देकर सम्मानित करके अच्छे बातें बोल के बात ख़त्म नहीं होती, पूरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करनी होगी ना। तो उस उपलक्ष्य में ये ठीक है, मतलब किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए, बेसिकली समय समय पर प्रशंसा करनी चाहिए। जब भी पूरे कलीग्स बैठे हुए हैं ना, उन कलीग्स के बीच में समय समय पर प्रशंसा करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, तारीफ से ना मोटिवेशन मिलती है। बेसिकली मोटिवेट होता है कोई पर्सन और बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अवार्ड देंगे, वो घर पे रखा है, उससे क्या हो गया, अवार्ड मिली, हो सकता है एक पर्सन को अवार्ड मिला, दूसरे को भी कुछ का मिला हो, है ना। वेतन ऑफ कोर्स सैलरी मोटिवेशन का कारण नहीं होता। तो अगर किसी को मोटिवेट करना है तो उसे समय समय पर प्रशंसा उसकी करेंगे पूरे कलीग्स के बीच में, तो वो खुद ब खुद और अच्छा काम करेगा। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर, और लैंग्वेज पेडागोजी का PYQ यहीं पे होता है कंप्लीट। बाकी आप लोगों को टीचर एजुकेशन के रिसोर्स मटेरियल से अपडेटेड रहना हो, या फिर डेली बाइट्स पे फ्री वेबिनार्स कंडक्ट होते रहते हैं जिसमें आप फ्रीली अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टीचर एजुकेशन रिसोर्स, इसे ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कोई भी वेबिनार होगा उसका अपडेट्स आपको, उस मीट का अपडेट लिंक जो भी है वो सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन रिसोर्स में प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ डेली बाइट्स पे सेमिनार भी कंडक्ट होते रहते हैं। उस सेमिनार का हिस्सा होने के लिए भी आप उसी टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स का हिस्सा बनिए, और आपको सेमिनार जब भी कंडक्ट होगा उससे रिलेटेड अपडेट आपको वहीं पे मिलेगा। एंड यस, and also follow and connect with us for updates and queries through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.